नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका उन्नति आईएएस पीसीएस क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। मैं एक प्रोफेशन से टीचर भी हूं और एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूं। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म क्यों शुरू किया है, मैं थोड़ा 2 मिनट आपसे बातें करूंगा। वैसे आज का जो मोटो है, हम सबका उद्देश्य है, आज हम लोग बात करेंगे कि 12 के बाद कैसे तैयारी करें आईएएस और पीसीएस की। और हम इस बात पर भी बात करेंगे कि हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम बता दें तो मैंने जैसा कि बताया, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरे मन में ये था कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं वो बहुत, उनके मन में कई तरह के संदेह होते हैं और वो बहुत अपने आप को भटका हुआ महसूस करते हैं। हमेशा वो संदेह में रहते। तो यानी जितने भी जो 12th पास हैं या जो फ्रेशर्स हैं, उनके मन में भी जितने तरह के डाउट, अगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में जितने भी तरह के सवाल या संदेह होते हैं, उन संदेहों को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उन सारे बच्चों, यानी जिनके भीतर समस्याएं या जो संदेह या कन्फ्यूजन में, उनकी दूर कर पाएँ। तो इसमें हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मुझे अवसर मिला और हमने काम किया। तो अब आप सबको पता हो गया। तो आज जैसा कि आप सबको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि 12th के बाद आईएएस पीसीएस की तैयारी करें। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं पिछले 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यानी क्लास 8 से लेकर के अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ तब तक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते भी रहेंगे। तो एक काफ़ी अनुभव रहा है, केवल ये परीक्षा पास करने का अनुभव नहीं, कई कामों का अनुभव है। तो आपके साथ अलग अलग वीडियो में हम शेयर करेंगे, लेकिन आज हम जिस काम के लिए आए आज उस पर बात करेंगे। तो 12th के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। अभी बहुत से बच्चे पास हुए हैं, जो 12th पास हुए हैं या जिनका कुछ फेल भी हुए हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो पास हुए हैं और जिनका एम है आईएएस की तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी करना, तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं 12th के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। और 12th के बाद बहुत से बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, बीए करें या बीएससी करें। तो ऐसे एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन मांगता है, यानी ग्रेजुएशन, यानी 12th के पास आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो अगर, तो हम ऐसा नहीं है कि 12th के बाद, कुछ लोग ऐसा ना सोचे कि हम 12th के बाद डायरेक्ट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं। आपको, यानी आपकी उम्र 21 साल हो और आप ग्रेजुएट रहें, तो ग्रेजुएट में बहुत से लोगों के पास समस्या आती है कि वो बीए करें या बीएससी करें। देखिए, बीए अगर आपको 12th के बाद ही यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना है, तो आप बीएससी को न करके बीए की ओर बढ़ें और बीए में उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करने का प्रयास करें जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ठीक है। तो अब पहली तो कन्फ्यूजन ये दूर कर दीजिए कि अगर हमें ग्रेजुएशन करना है तो बीएससी नहीं करना है। 12th के बाद अगर तैयारी करना है तो क्या करना है, हमें बीए करना है। बीए में उन सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है जो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस का क्या हिस्सा है। इससे क्या होगा, और क्योंकि हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है वही सब्जेक्ट को हम कॉलेज में भी पढ़ेंगे, तो इससे और अच्छा होगा। अब जो लोग तैयारी करना चाहते हो, कैसे करें, कैसे शुरू करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, रिसोर्सेज, टाइम टेबल, सारी बातें हम अलग अलग वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आज हम केवल एक बात करेंगे, 12th के बाद आईएएस की तैयारी करें और यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, सारी बातें हम करेंगे। तो एक बार पुनः हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी ये नया है, तो आप लोग भरोसा बनाए रखें अन्य प्लेटफॉर्म से और ज़्यादा यहाँ पर, यानी आपका विश्वास बना रहे और आपको हम जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल करेक्ट देंगे। और एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म, इस पे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, आपको इसके अलावा जितने भी प्रीलिम्स की तैयारी करना, कैसे मेंस की करना है, कौन से सब्जेक्ट प्री में पढ़ने, कौन से मेंस में, सारी बातें हम करेंगे एक एक करके। तो एक तो बात आपको याद रख लेना है कि हमें बीए करना है, बीएससी नहीं करना है, क्योंकि बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि बहुत ज़्यादा उससे सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं और कोई मतलब भी नहीं, माथापच्ची नहीं करना आपको। और अगर आप कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो इससे फ़ायदा होगा कि अगर आप क्लास लेने जाते हैं तो क्लास
लेने के बाद अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी काम नहीं करने का मतलब ये है कि अगर आप कोई किसी के यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं या कोई ट्यूशन नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल खाली है, तो आप क्लास लेने के बाद भी अपना टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा बना लें जिससे कि आप 5-6 घंटे स्टार्टिंग फेज में पढ़ पाएँ। आपको बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करना है। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है वो सारी बातें हम बताएंगे। पहले आज हम पढ़ रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप सबको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो पहला तो बात ये याद रखना है कि हम 12th के बाद अगर करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं चलो अभी ग्रेजुएशन 3 साल कर लेते हैं इसके बाद तैयारी करेंगे, तो ऐसा ना करिए। और ऐसा नहीं कि हमें 10, 12, 15 घंटे 20 घंटे पढ़ना, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि हमें 5, 6, 4 घंटे जितना हो पाए स्टार्टिंग लेवल पर पढ़ते रहना है। तो अगर रही बात तो हम अपना बताएं तो हमने इस एग्ज़ाम के बारे में हमें 10th से ही पता था, तो थोड़ा थोड़ा 10th से एनसीईआरटी पढ़ते थे। इसके बाद जो अच्छे से हुआ हो तो 12th के बाद से ही शुरू हुआ। अभी हमने इस बार 2025 का एग्ज़ाम भी दिया है प्रीलिम्स का, तो अब उसमें अभी रिजल्ट आएगा तो हम आपको ज़रूर अपने रिजल्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करते हैं, यानी कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, कौन से चरण में क्या यानी किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्टिव, सारी बातें हम करेंगे। तो आप सब के डाउट्स हमारे ख्याल से क्लियर होंगे। तो आपको बीए कर लेना है और कॉलेज के साथ साथ अभी एनसीईआरटी से शुरू करना बेसिक, और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, उसके साथ यानी जितने भी मेजर माइनर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए हम यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें स्टेज की बात करें यानी चरण, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ये 3 चरणों का एग्ज़ाम होता है। और हमने बताया है कि यूपीएससी एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपकी उम्र 21 साल होगी और आप ग्रेजुएट रहेंगे, चाहे कुछ भी किए रहें, बीए, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक कुछ भी किए रहें, आपके पास बस ग्रेजुएट की डिग्री हो। तो ये एग्ज़ाम जो होता है 3 चरणों में होता है। स्टेज 1 में आता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। आगे हम बात करते हैं, देखिए प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद होता है मेंस जो कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, इसके साथ पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे इंटरव्यू कहा जाता है। आगे हम सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है और प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2, यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 मार्क्स का होगा और समय कितना मिलता है हल करने के लिए हमें 2 घंटे। तो आपको पता है प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, 2। पहले वाले को जीएस के नाम से जाना जाए, दूसरे वाले को सीसेट के। तो प्रीलिम्स के जीएस वाले पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और हमें समय कितना मिलता है 2 घंटे। और ये आपको बता दें कंफ्यूजन न रहे, ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है एक ही दिन में होता है। जैसे इस बार हमने दिया है एग्ज़ाम, तो पहले 9:30 से 11:30 होता है, फिर 2:30 से 4:30। तो इसमें कंफ्यूजन न रहे कि अलग अलग दिन पेपर होता है, ये एक ही दिन होगा। और आगे हम बातें करते हैं, तो आपको पता रहे प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का GS 1 जिसे कहते हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और समय 2 घंटे होगा। ये पहला पेपर हो जाएगा। तो इसके बाद पेपर 2 होता है जिसे सीसेट। अब देखिए जो हमारा कट ऑफ बनता है वो पेपर 1 से बनता है, ये पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब इसमें 80 सवाल आते हैं, एक 200 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, समय इसमें भी 2 घंटे होता है, लेकिन एक क्वालिफाइंग है, यानी इसमें 80 सवाल में हमें केवल 27 सवाल सही करने होंगे। कितने? हमारे 27 सवाल सही होते हैं तो ये हम क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर 27 सवाल भी नहीं सही होते हैं तो अगर इसको हम डिसक्वालीफाई कर रहे हैं तो ये अगर हमारा इसमें कट ऑफ बन भी जा रहा है तो ये हम फेल कर जाएंगे। तो सीसेट को क्वालिफाई करना जरूरी है।
तो पता रहे पेपर 2 में सीसेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 80 सवाल होंगे, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के, समय कितने होता है, इसमें भी 2 घंटे, और एक क्वेश्चन कितने, 2.5 मार्क्स का। ठीक है, ये बात हुई है प्रीलिम्स एग्जाम की। अगर मान लीजिए हम प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, सीसेट भी पास हो क्वालिफाई कर लेते हैं, GS1 भी, ठीक है ना, तो अब बात आती है मेंस की। तो मेंस में कितने एग्जाम होते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो मेंस जो होता है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो मेंस सब्जेक्टिव होता है। देखिए, तो हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं पहले, क्वालिफाइंग में एक इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश कंपलसरी होता है सबके लिए, चाहे जहाँ के हों, चाहे अलग अलग राज्य को हों। तो अलग अलग राज्यों से संबंधित सभी लोग लैंग्वेज का पेपर, जैसे हम लोग अगर हिंदी से देना चाहते हो तो हिंदी, और जो कन्नड़ देना चाहते हैं, तेलुगु देना चाहते हैं, वो अपना अलग अलग भाषाओं में पेपर दे सकते हैं। लेकिन एक कंपलसरी होगा इंग्लिश का सबके लिए, और बाकी दूसरा जो पेपर होगा वो अपना लैंग्वेज के अनुसार सब चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होगा, ये बस क्वालिफाइंग होते हैं 300 नंबर के। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में एक इंग्लिश और एक लैंग्वेज पेपर होगा, और अपने अनुसार हम चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम AC, पहला पेपर होगा, ठीक है ना, जिसमें कि 2 AC पूछे जाएंगे, एक काव्य पर आधारित होता है और एक गद्य पर। 2 टॉपिक्स पर आएंगे, 250 नंबर का होता है AC, 125 नंबर के। तो 2 AC लिखने होते हैं हमें 3 घंटे में। ठीक है, समय कितना निर्धारित होगा AC लिखने के लिए, 3 घंटे। तो ये आपको पता रहे। इसके बाद होता है GS1 पेपर AC के बाद। अब देखिए GS1 में हमारे सिलेबस में कौन कौन से इसमें AC के बाद 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। पहले हम GS1 की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमें पढ़ने होंगे। वैसे हम अलग अलग वीडियो लाएंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेंस में GS1 के लिए, GS2 के लिए, GS3 के लिए, GS4 के लिए, और आपको सारी क्लासेस यहाँ बाकायदे मिलने वाली हैं। आगे देखिए, GS1 में पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है हमें आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। ठीक है, कला और संस्कृति कहाँ से, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक। इसमें हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे मेंस के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, ये सब हमें पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, और सोशल इश्यूज यानी सामाजिक मुद्दे, और जियोग्राफी में जैसा कि हम सबको पता है वर्ल्ड जियोग्राफी होता है, इंडिया का जियोग्राफी होता है, इंडियन जियोग्राफी, और ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये बात होती है। आगे हम जब लोग 1 बाय 1 बात करेंगे तो और बताएंगे। तो आपको पता रहे मेंस में पहला तो क्वालिफाइड सब्जेक्ट इंग्लिश का कंपलसरी होगा, बाकी हम लोग लैंग्वेज पेपर अपने से चूज कर सकते हैं। बाकी AC का होगा, AC 2 टॉपिक्स पर पूछे जाएंगे, और AC दोनों को मिला करके 250 नंबर, एक AC 125 नंबर का, जो कि हमें 3 घंटे समय मिलता है, 1000 से 1200 शब्दों में लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो GS1 की बात की। अब GS2 की बात करते हैं। तो GS2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था उसी के अंतर्गत आ जाएगा, गवर्नेंस यानी प्रशासन, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, और इंटरनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस पूछा जाता है, इसी जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आपको पता रहे इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, इंटरनल यानी इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना। ये GS2 की बात हुई। अब आइए हम GS3 की बात करते हैं। तो GS3 में इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा और प्रबंधन, और अगला जो सब्जेक्ट होता है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, और GS4 की बात करें तो GS4 एथिक्स
एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी इसका नाम ही होता है, यानी एथिक्स, नीति शास्त्र जिसको कहा जाता है, ये हमें पढ़ना पड़ता है। तो हम मेजर टॉपिक्स बता दे रहे हैं। एथिक्स पढ़ेंगे, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर्स, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, केस स्टडी, यानी कि इसमें केस स्टडी दिया रहेगा। केस स्टडी को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं और कुछ प्रश्न दिए रहेंगे जिनका उत्तर हमें लिखना होगा, ठीक है ना, जो हम सिलेबस में पढ़ेंगे। तो और बाकी बातें अभी हम बता दें। ये जो प्लेटफॉर्म है खास तौर से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए और उनके लिए ये है जो अभी 12th पास हुए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल नए हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो हम अलग अलग रणनीति लेकर आएंगे, हम कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे साथ में, या तो कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी की केवल तैयारी करना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों की करना चाहते हैं। तो सब के लिए अलग अलग हम स्ट्रेटजी लेकर आएंगे अलग अलग वीडियो में, ठीक है। और भी बातें हम बता दें, ये तो हो गया GS1, GS2, GS3, GS4 की बात। अब आगे एक और बात होता है, मेंस एग्जाम में ऑप्शनल हमें चूज करना पड़ता है। हर कोई अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है, जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है कि हमें यही सरकार कहती है कि या यूपीएससी कहती है कि यही चूज कर, हम अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं और जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी है, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट रहा हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी रहा है। तो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, वो हम चूज कर सकते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है ना। ये 250-250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, तो ठीक है ना। इनके बारे में जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी के सिलेबस की भी बात करेंगे, उस पर भी वीडियो लाएंगे। तो ये आपको पता रहे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें कि चाहे आप इतिहास चूज करते हैं तो इतिहास में भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। चाहे जियोग्राफी चूज करते हैं तो उसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2। चाहे सोशोलॉजी अगर चूज करते हैं तो सोशोलॉजी में पेपर 1 एंड पेपर, यानी कोई भी हम सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 होना तय है, ऐसे मान कर चलिए, ठीक है ना, जो कि 500 नंबर का होगा। और टोटल अगर हम बात करें तो कितने नंबर का हमारा मेंस एग्जाम होगा, तो अब हम बात करते हैं। पहले तो 250 नंबर के GS1 होगा, 250 नंबर का GS2, GS3 250 के, तो चारों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है ना। अब ए से कितने का 250 नंबर का, ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने का 500 नंबर, और लास्ट में इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, ठीक है। तो अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 5, 7, 5, 12 को 2, 5, 2, 7, 9, 1, 10, 1, 1, 2। तो टोटल जो हमारा मेंस एग्जाम होगा इंटरव्यू को भी लेकर 2025, ठीक है ना। इसमें जो बताया है मेंस में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इनका नंबर ऐड नहीं होगा, तो टोटल जो मेंस का परीक्षा होगा वो 2025 नंबर का होता है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और बाकी हम अगले वीडियो में आपके लिए हमारी रणनीति क्या हो, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़, सारी बातें हम करेंगे। हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी किताबें पढ़ना, हमें कैसे शुरुआत करना है, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्रीलिम्स के, और हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है। इंटीग्रेटेड का मतलब यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते तब पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है ना, इकोनॉमी, ये सब हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के एग्जाम के लिए भी पढ़ेंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कि अगर समय रहे तो पढ़ लेना है, और नहीं तो हम इनको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। लेकिन हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है। इंटीग्रेटेड का मतलब हमें प्रीलिम्स के साथ मेंस और साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी करना है, ठीक है। और हमने बताया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हमें साथ में ही पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए। ऐसे कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो हमारे ख्याल से आप सबको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी।
अगर समझ में बातें आएंगी तो आप सब ज़रूर लाइक करिएगा और भी लोगों को शेयर करिए। अभी जो लोग 12th पास किए हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़े, जिससे उनको भी मदद मिल पाए, उनके भी कन्फ्यूज़न दूर हो। और ख़ास तौर से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनको यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर बहुत मिथ होते हैं, उन सारे मिथ को हम बताएंगे। कौन कौन से यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर मिथ होते हैं, आपके मिथ दूर हो जाए और आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे पे आप निसंदेह होकर चल पाएँ। तो हम वो आपको ज़रूर मार्ग बताएंगे। आप निसंदेह होकर इस मार्ग पर चलते रहिए, आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद आप सबको। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है।